आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जोरों पर है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो नेता अगले चरण पर फोकस करने लगे हैं। बीजेपी आक्रामक प्रचार पर उतर आई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में अड़े हैं और बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन चुनावी पारा बाकी 4 राज्यों में भी कम नहीं है। उत्तराखंड से लेकर गोवा तक किस नेता ने कैसे मांगे वोट और पार्टियों में कैसे हुआ बयानों का घमासान। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। यूपी के सत्ता संग्राम में उतरे पीएम मोदी ने कासगंज के पटियाली में जनसभा की। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का क्षेत्र माने जाने वाले इस इलाके में पीएम पूरे रंग में दिखाई दिए। रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी तो पीएम भी गदगद दिखाई दिए। उन्होंने सपा पर जोरदार हमले किए, लेकिन भगवा खेमे की ओर से आक्रमण की कमान गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभाली। लेकिन चुनावी गर्मागर्मी की तस्वीरें गोवा और उत्तराखंड से भी आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सत्ता संग्राम में अब लड़ाई दूसरे चरण के लिए है। पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी हमलावर है और भगवा खेमे के दिग्गज अपने विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। कासगंज जिले में पहुंचे पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। उन्होंने पहले चरण के मतदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद विरोधियों का चेहरा लटका हुआ है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पता है कि नैया डूब चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गोर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। पीएम की कासगंज रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। उन्होंने भीड़ का उत्साह बढ़ाते हुए माफी मांगने के अंदाज में कहा कि वे उत्तराखंड से लौटे हैं, वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें देरी हो गई। अनेक जिलों से आप डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी नजर जहां पहुंचती है, उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया। तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर में वोट मांगे। रामपुर सपा के बड़े मुस्लिम नेता आजम खान का क्षेत्र है।
अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, उनकी रिकॉर्ड जीत होगी। छोटी छोटी धाराएं मुकदमे लगा करके और साजिश कर करके मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूं मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ की जनता की इतने वर्षों उनके दुख दर्द में रहे हैं, वो और उनका परिवार जिस तरीके से परेशान किया गया, यहाँ की जनता एक साथ है और अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ये जीत होगी। अखिलेश से जब ये पूछा गया कि बीजेपी लगातार आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लेकर निशाना साध रही है, तो उन्होंने भाजपा से कई सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए क्या किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों की नौकरी रोजगार मिले कि नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि इतनी बिजली के बिल क्यों महंगे हैं, इतना झूठे मुकदमे क्यों लग रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है और इस बार मतदान उसी का पड़ने जा रहा है। दरअसल बीजेपी समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज और माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर हमला बोल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में लगातार माफियाओं पर कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर आजम, अतीक और मुख्तार को संरक्षण देने की बात कह रहे हैं। चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सपा रैली का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। सीएम योगी भी अपने भाषणों में अक्सर आजम खान का जिक्र करते हैं। शाहजहांपुर में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि 5 साल पहले बिजली या तो सैफई खानदान के लिए थी या फिर आजम खान के लिए। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सैफई खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी ददरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में भी प्रचार किया। अल्मोड़ा की रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारे वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो,
मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। पीएम ने कांग्रेस पर उत्तराखंड में हमला बोला तो राहुल गांधी ने गोवा में बीजेपी से हिसाब बराबर किया। गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट सब लोगों को दिखाई दे रही है। गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पे बेरोजगारी है। टूरिज्म की हालत पूरा गोवा जानता है। माइनिंग की समस्या पूरा गोवा जानता है। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पिछले 5 साल की मैंडेट जो बीजेपी ने राज किया है, ये मैंडेट उन्होंने गोवा से चोरी की थी। ये गोवा की ओरिजिनल मैंडेट नहीं थी। गोवा ने 5 साल पहले कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। चुनाव में बयानों का तीखापन लोगों का स्वाद बढ़ा रहा है। नेताओं की बयानबाजी लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। सपा और भाजपा में होड़ लगी है पहले चरण में अपनी बढ़त बताने की, लेकिन ये तो मतगणना ही बताएगी कि पहले चरण में यूपी ने किस पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। शुरुआत से ही यूपी की चुनावी तासीर जातिवाद से सराबोर रही है। कभी दलित राजनीति ने जोर पकड़ा, कभी अगड़े पिछड़े की सियासत हावी रही, कभी यादव मुस्लिम फैक्टर काम कर गया। चुनाव से पहले भले ही नेता विकासवाद की बात करे, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही जातिवाद हावी हो जाता है। ये चुनाव भी इस मायने में अलग नहीं है। पार्टियां अपने अपने तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं। टिकट वितरण में भी सबसे महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण ही है। ऐसे में यूपी में दलित, पिछड़े और किसानों के समीकरण क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनावों के ऐलान के साथ ही पार्टियों में खेमेबंदी शुरू हो गई है। भले ही यूपी में विकास की बातें की जाती हो, लेकिन चुनाव की तासीर ही ऐसी है कि निर्णायक वक्त आते आते जातियों की गोलबंदी जरूरी हो जाती है। जाति है कि जाति नहीं वाली कहावत यूपी चुनाव पर इस बार भी फिट बैठ रही है और हर पार्टी जातिगत समीकरणों के हिसाब से पाले तय कर रही है। यूपी इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग सबसे कारगर फॉर्मूला आज भी है। यही वजह है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों पर फोकस कर रही हैं। वक्त का बदलता पहिया देखिए कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर सत्ता का सुख भोगती आई समाजवादी पार्टी अब परशुराम का फरसा लहरा रही है, तो कभी तिलक तराजू और तलवार का जुमला गढ़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी प्रबुद्धों के सम्मेलन आयोजित कर रही है। और बीजेपी ऐन चुनाव से पहले ब्राह्मण के रूठ जाने के एहसास से डरी हुई है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स को ही साधने की कोशिश हो रही हो ऐसा नहीं, दलितों, पिछड़ों और किसानों को साधने की कवायदें भी सियासी दल कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी दिग्गजों ने अपने तर्कस से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। हर तरफ वादों की भरमार है। किसानों के आंदोलन को हवा दी जा रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों का ज्यादा असर देखा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपी के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और किसानों की राजनीति हो रही है। यूपी में पिछड़ों, किसानों और दलितों की सियासत का इतिहास पुराना है। 60 के दशक में लोहिया ने नारा बुलंद किया था। कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस नारे की एंट्री विधानसभा चुनाव में हुई। सीएम पद की महत्वाकांक्षा लिए चौधरी चरण सिंह ने इस नारे के सहारे बगावत शुरू की। विधानसभा चुनावों में पिछड़ों और किसानों की राजनीति शुरू हुई। 1951 में पहली बार यूपी की पहली विधानसभा का गठन हुआ। फिर 3 विधानसभा चुनावों में स्थितियां सामान्य रहीं। 3 विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चंद्रभानु गुप्ता बने। चौधरी चरण सिंह भी अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। वे कांग्रेस के ब्राह्मण बनिया ठाकुर वाली ऊंची जाति वाले नेतृत्व से असंतुष्ट थे। तत्कालीन सीएम सीबी गुप्ता से पुलिस में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मांगा। किसानों से टैक्स में 50% बढ़ोतरी करने पर भी वो सरकार से भिड़ गए। ये वही दौर था जब हरित क्रांति की बातें चल रही थी। पिछड़ी जातियां और खेती करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। चरण सिंह को लोहिया के इस नारे के सहारे राजनीतिक उड़ान का रास्ता मिला। चरण सिंह पिछड़ों और किसानों की बातें करने लगे। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों पर खड़े हो गए। पिछड़े और किसानों में उनका कद बढ़ने लगा। 1967 में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई।
किसी तरह सरकार बनी चरण सिंह सीएम की महत्वाकांक्षा के लिए थी, लेकिन एक बार फिर से चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बना दिया गया। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि उन्होंने सीएम न बनाए जाने का मुद्दा न उठाते हुए पिछड़ों और किसानों का मुद्दा उठाते हुए पार्टी छोड़ी। उनके पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 16 अन्य विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और चरण सिंह के साथ आ गए। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। चंद्रभानु की सरकार 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल तक रही, मतलब चंद्रभानु महज 19 दिन सीएम रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पहली विधानसभा थी जो अल्पमत में गिर गई। 3 अप्रैल 1967 में चौधरी चरण सिंह को यूपी का नया सीएम नियुक्त किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 25 फरवरी 1968 तक महज 328 दिन के सीएम रहे। उसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 साल 1 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा और यहाँ फिर से चुनाव हुए और चंद्रभानु गुप्ता फिर सीएम बन गए। ये सरकार फिर अस्थिर रही। पिछड़ों और किसानों की बात करके एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह सत्ता में आ गए। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की नजरें पश्चिमी यूपी पर हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की अलग ही रणनीति है। 2017 में वेस्ट यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, जबकि 27 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इन कमजोर सीटों पर कमल खिलाने के लिए खुद योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी को पता है कि वेस्ट यूपी को साधे बिना सत्ता की चाबी मिलना मुश्किल है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ध्रुवीकरण का बहुत फायदा मिला था। इस बार किसान आंदोलन के चलते कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का असर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, फिर भी बीजेपी सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। सत्ता हासिल करने में खुद को 21 मानकर चल रही बीजेपी भले ही क्लीन स्वीप का दावा करे, लेकिन पश्चिम को लेकर पार्टी अब भी आशंकित है और इसलिए पार्टी के सबसे बड़े स्टार नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल का मोर्चा संभाला है। हालांकि पूर्वांचल को लेकर अखिलेश भी आश्वस्त हैं और उन्होंने भी जातिगत समीकरण साधे हैं। अब सभी के मन में सवाल यह है कि 2014 से लगातार बीजेपी का साथ देने वाला पूर्वांचल इस बार डबल इंजन के विकास पर विश्वास जताएगा या फिर भैया जी के हाथ सत्ता की चाबी सौंपेगा। यह रिपोर्ट भी देखिए। सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, श्री बाबा विश्वनाथ और भगवान परशुराम के चरणन मां हमारो प्रणाम। बाबा विश्वनाथ के जयकारे, स्थानीय बोली में लोगों का अभिवादन, पूर्वांचल को एक के बाद एक सौगात और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे, ये संयोग नहीं, ये पश्चिम की भरपाई का पूरब वाला प्रयोग है। भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ये साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूपी के सत्ता संग्राम के सबसे बड़े महारथी हैं। योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में बैठाने के लिए पीएम मोदी की मेहनत, लगन और रणनीति से विरोधी हैरान परेशान है। विपक्ष का एकमात्र चेहरा नजर आ रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि ये मुकाबला योगी बनाम अखिलेश की बजाय
मोदी बनाम अखिलेश होने लगा है और यही समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कर्णधार की परेशानी का सबब है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी सत्ता संग्राम के ऐसे महायोद्धा हैं जिनके पास हर चक्रव्यूह की काट है, जिनके पास हर हमले का जवाब है, जिनके पास हर रणनीति को विफल करने की कला है। अटैक और डिफेंस के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में वे स्थापित हैं और विपक्ष में खड़े लोगों की सबसे बड़ी चिंता है और अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी। पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? नरेंद्र मोदी के पास उनकी योजनाओं का कवच है तो अतीत में विपक्ष की गलतियों का वज्र भी। उनके पास ओजपूर्ण भाषण की शक्ति है तो विपक्ष से मुद्दा छीन लेने की बेजोड़ काबिलियत। वे अपने ऊपर हुए हमले को सिर्फ विफल ही नहीं करते बल्कि उनके हथियारों को ज्यादा धार देकर उन्हीं से हमला करते हैं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। विकासवादी, उदारवादी और धार्मिक छवि के दम पर वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के मुद्दे उठाकर अंतिम व्यक्ति से जुड़ जाने का हुनर रखते हैं। लेकिन क्या बीजेपी पिछले चुनाव जितनी आश्वस्त है? क्या पार्टी ने योगी को जिताने के लिए कोई और रणनीति बनाई है? क्या पश्चिम में किसानों की नाराजगी से यूपी से सियासी समीकरण बदले हैं? क्योंकि मोदी योगी का फोकस पूर्वांचल पर है, जहां से हर पार्टी इस बार सत्ता का सूर्योदय देख रही है। और चलिए इसी के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।